हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, डिफरेंशिएशन को खत्म कर दिया था। अब वक्त आ गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ने का। तो आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तो जैसा हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पढ़ा था कि अलग अलग, सबसे पहले इनिशियली हमने ग्राफ बनाना सीखा था, फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ अलग अलग टाइप की मोशंस के लिए किस टाइप के ग्राफ्स बनते हैं, उन ग्राफ की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये सारी चीजें पढ़ी थी। वही चीजें रिपीट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा ग्राफ बनता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा ग्राफ बनता है, ये सारी चीजें सबसे पहले अपने को पढ़नी है। तो सबसे पढ़ लेते हैं फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर मैं बात करूं, कोई ग्राफ दिया हुआ है, एक चीज ये भी है ध्यान में रखने की आपको कि चाहे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे रखना है। और वीटी ग्राफ की बात चल रही है तो एक्स एक्सिस पे टाइम को और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलो कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की मोशन का वीटी ग्राफ दे रखा है ये, तो इससे आप क्या समझते हैं? ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन है और इससे हमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है, क्या पता चल रहा है वो देखते हैं। ये ओरिजिन है और ये मान लेते हैं 30 है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में। तो इससे हमें पता चल रहा है कि टाइम की अलग अलग वैल्यूज के लिए जो वेलोसिटी है t इक्वल टू 1 पे या t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है? इस ग्राफ से देखें तो t इक्वल टू 0 पे ग्राफ का है यहाँ पे, इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू 1 पे देखते हैं, t इक्वल टू 1 पे अगर मुझे वेलोसिटी देखते हैं तो मैं ग्राफ के पास जाऊंगा, ग्राफ के पास गया, ग्राफ से पूछा वेलोसिटी कितनी है, ग्राफ ने बोला वेलोसिटी का डिपार्टमेंट तो हमने y एक्सिस को दे दिया, y एक्सिस के पास जाओ, यहाँ से y एक्सिस पे गए तो हमें पता चला कि t इक्वल टू 1 पे भी वेलोसिटी 30 है। t इक्वल टू 2 पे देख लें, t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी 30, 3 पे वेलोसिटी 30। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जब से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तब से लेके टाइम की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये ग्राफ ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे चल रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, एक ही वेलोसिटी से जा रहा है। ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो जब भी वीटी ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ ऊपर जा रहा होता तो मैं कहता कि वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, ग्राफ नीचे उतर रहा होता तो मैं बोलता वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही है। लेकिन ग्राफ तो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड एक ही वेलोसिटी से मूव करता है तो ऐसी मोशन को तो हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होती थी तो वो रेस्ट को रिप्रेजेंट करती थी। यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात नहीं हो रही है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों के जो रिजल्ट्स हैं, दोनों के कंक्लूजन अलग अलग निकलते हैं। कई लोगों को ये कंफ्यूजन पता नहीं क्यों रहता है कि चाहे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो रेस्ट को रिप्रेजेंट करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीटी ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी तो वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब दूसरे टाइप के ग्राफ देख लेते हैं। टाइम की अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं। तो देखो अब इस ग्राफ से पता करते हैं t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है। ग्राफ ओरिजिन पे, इसका मतलब वेलोसिटी 0। t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी हो गई 10, t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी हो गई 20, t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी हो गई 30। तो इसका मतलब
क्या ये एक ही वेलोसिटी एक ही स्पीड को मेंटेन कर पा रहा है? नहीं, कभी तो इसकी स्पीड 0 है, कभी 10 हो गई, कभी 20 हो गई, कभी 30 हो गई। इसका मतलब ये एक ही स्पीड से तो चल ही नहीं पा रहा है, और एक ही स्पीड से नहीं चल पा रहा है, तो ये हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। ध्यान रहे, अगर यही ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता, स्ट्रेट लाइन थी, तो इसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते थे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है तो इसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर वीटी ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो यूनिफॉर्म मोशन, और अगर वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्ट्रेट लाइन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो अगर कोई ग्राफ कर्व भी होगा फिर उसके क्या कंक्लूजन निकलेंगे वो देखते हैं। अगर कोई ग्राफ कर्व की शेप में है, इस तरीके से, फिर से टाइम इंटरवल ले लेते हैं। देखो हमने पढ़ा था x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर का ग्राफ ऐसा कुछ बनता था। अब v इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर का ग्राफ भी ऐसा बनेगा, क्योंकि y एक्सिस पे हमने x की जगह डिस्टेंस की जगह वेलोसिटी ले ली है मीटर पर सेकंड में, और टाइम है सेकंड में। तो क्या होता था, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0, t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी 1, t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी 4, t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी 9, t इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी 16। इस तरीके से। तो देखो क्या स्पीड एक ही स्पीड को मेंटेन कर पा रही है? नहीं, कभी इसकी स्पीड 0 है, कभी 1 है, कभी 4, कभी 9, कभी 16, मतलब एक ही स्पीड को तो मेंटेन कर ही नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो फिर डिफरेंस क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट की मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक कर्व होता है तो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो फिर हम डिफरेंशिएट कैसे क्रिएट कर पाएंगे कि क्या डिफरेंस है स्ट्रेट लाइन में और क्या डिफरेंस है कर्व में? तो देखो, अगर आपको याद हो तो अभी इससे पहले जो हमने एग्जांपल पढ़ा उसके लिए जो वेलोसिटी थी वो कैसे चेंज हो रही थी? t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी, t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी 10 हो गई, t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी 20, t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी 30, फिर 40। ये तो है प्रीवियस पिछले ग्राफ के लिए। और ये है करंट अभी वाले ग्राफ के लिए। तो प्रीवियस ग्राफ जो एक स्ट्रेट लाइन था और करंट ग्राफ जो एक कर्व है, दोनों को बना देते हैं। देखो इस ऑब्जर्वेशन के लिए जो ग्राफ मिल रहा था वो एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा था, y एक्सिस पे वेलोसिटी थी, x एक्सिस पे टाइम, और इस वाले एक्सप्रेशन के लिए जो ग्राफ मिल रहा था वो एक कर्व था। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस साफ साफ नजर आ रहा है कि जब स्ट्रेट लाइन था किसी ऑब्जेक्ट की मोशन का vt ग्राफ, तब जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, टाइम बढ़ रहा था, वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ तो रही थी लेकिन एक यूनिफॉर्म रेट में बढ़ रही थी। 0 से 10 हुई, 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ी, तो अगले टाइम इंटरवल के लिए भी 10 मीटर पर सेकंड से ही बढ़ी, उसके अगले टाइम इंटरवल के लिए भी 10 मीटर पर सेकंड से ही बढ़ी। मतलब वेलोसिटी बढ़ तो रही है लेकिन एक कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि पहले 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ी फिर उससे ज्यादा, जैसे यहाँ पे हो रहा है। देखो t इक्वल टू 0 से 1 के लिए 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ी, फिर t इक्वल टू 1 से 2 के लिए 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई, फिर t इक्वल टू 2 से 3 के लिए 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई, फिर 7 मीटर से पर सेकंड से बढ़ गई। इसका मतलब वेलोसिटी इस केस में जो बढ़ रही है वो यूनिफॉर्म रेट में नहीं बढ़ रही है। अब आप अगर एक्सेलरेशन को जानते हो
तो एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? हम अपनी गाड़ी एक्सेलरेट करते हैं, मतलब कि स्पीड को बढ़ाते हैं, उसे तो बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो स्पीड तो इस केस में भी बढ़ रही है, 0, 10, 20, 30, 40 स्पीड इस केस में भी बढ़ रही है, 0, 1, 4, 9, 16। लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे स्पीड एक यूनिफॉर्म रेट में बढ़ रही है, यहाँ पे यूनिफॉर्म रेट में नहीं बढ़ रही है। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड को बढ़ाना। अगर स्पीड को बढ़ाना एक यूनिफॉर्म रेट में हो रहा हो तो इसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। गाड़ी एक्सेलरेट तो हो रही है लेकिन एक कांस्टेंट रेट से हो रही है। यहाँ पे गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है, कांस्टेंट रेट से नहीं हो रही है। पहले 1 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ाई, फिर 3 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ाई, फिर 5 मीटर पर सेकंड से, फिर 7 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म रेट से स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो ये जो ग्राफ होगा अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर कर्व है तो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये डिफरेंस है, दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो आपको तीनों टाइप के ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए कि अगर एक्सिस से पैरेलल लाइन है तो किस टाइप का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है तो किस टाइप का ग्राफ है, और कर्व है तो किस टाइप का ग्राफ है। ये चीजें आप कॉपी पे भी नोट डाउन कर लिया करो, जो चीजें मैं बताता हूं। बाकी इस से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन तो खैर करेंगे, पहले हम इसके एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं कि एप्लीकेशन क्या है, वहीं से हमारे क्वेश्चन भी बनना स्टार्ट होंगे। तो अपने को पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ वीटी ग्राफ। तो सबसे पहला एप्लीकेशन देखो, वीटी ग्राफ में कौन कौन से वेरिएबल काम में आ रहे हैं, वेलोसिटी या स्पीड और टाइम। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें स्पीड भी आता है और टाइम भी आता है? एक्सेलरेशन, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हमें v से मिल जाएगी, टाइम t से मिल जाएगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस टाइम सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक एप्लीकेशन हो गया कि हम इसे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन भी दो टाइप का होगा। देखो चीजें रिपीट हो रही हैं, अगर आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी होता था। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एप्लीकेशन था कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो वीटी ग्राफ का एप्लीकेशन हो गया कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। चीजें वही है, देखो बस जो वेरिएबल्स है वो चेंज हो रहे हैं। तो एक्सेलरेशन भी दो टाइप का हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर टाइम की दो वैल्यू गिवन है तो एवरेज एक्सेलरेशन निकलेगा, और टाइम की एक वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकलेगा। ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो मान लो मुझे t1 से t2 के बीच एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो देखो t1 पे वेलोसिटी कितनी है ये पता करना है तो ग्राफ के पास चलते हैं। ग्राफ के पास गए तो ग्राफ ने बोला वेलोसिटी का डिपार्टमेंट तो y एक्सिस को देगा, y एक्सिस पे जाओ। तो यहाँ y एक्सिस पे गए तो वेलोसिटी v1
T2 पे वेलोसिटी V2, तो वेलोसिटी चेंज कहां से कहा था कोई, V1 से V2, तो अगर V2 में से V1 को माइनस कर दूंगा तो ये चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, जिसे हम डेल्टा V से डिनोट कर सकते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा V2 माइनस V1, और टाइम इंटरवल कितना है ये, जिसे हम डेल्टा T से डिनोट कर रहे हैं, तो T2 माइनस T1, तो A एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, इस तरीके से। और अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो मुझे टाइम की एक सिंगल वैल्यू गिवन होगी T, इसके बाद में क्या करूंगा, इस T पे जो वेलोसिटी है उसको V से नोट कर देते हैं, फिर टाइम की इसके पास में एक और वैल्यू ले लेंगे अपने मन से, क्योंकि हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो V की सिंगल वैल्यू से हम चेंज इन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज या डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए तो हमें दो वैल्यू देनी होती है ना, कि दूसरी एक वैल्यू में से दूसरे को माइनस करें तो हमें डिफरेंस पता चलता है। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए तो वेलोसिटी की दो वैल्यू गिवन होनी चाहिए। हमें क्वेश्चन में टाइम t पे वेलोसिटी कितनी है ये दे रखा है, तो सिंगल वेलोसिटी की वैल्यू के लिए हम चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। इसके लिए मजबूरी में हमने टाइम की एक और वैल्यू ली, और टाइम की दूसरी वैल्यू ज्यादा दूर लेंगे तो लोग बुरा मान जाएंगे कि हमने पूछा आपको टाइम t पे, आप दूसरी वैल्यू ले रहे हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो टाइम की दूसरी वैल्यू है वो t के इतने पास हो कि इन दोनों के बीच में फासला 0.00001 सेकंड का हो, जिससे सामने वाले को कोई डिफरेंस नजर ही नहीं है। अगर उसने t इक्वल टू 5 सेकंड पे पूछी है तो दूसरी टाइम की वैल्यू हम 5.00001 ले लेंगे, तो 5 सेकंड और 5.00001 सेकंड में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सबको पता है। तो यहाँ पे जो लेंगे t की वैल्यू उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर देंगे t प्लस डेल्टा टी, तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी v प्लस डेल्टा v, तो ये डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा v के इक्वल, ये डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा t के इक्वल। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी कितना है डेल्टा v, और टाइम कितना है डेल्टा t। लेकिन सामने वाले को बताना पड़ेगा, नहीं तो वो बोलेगा ये तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, तो उसे बताना पड़ेगा कि नहीं, एवरेज एक्सेलरेशन में जो टाइम का डिफरेंस होता था वो बहुत छोटा नहीं होता था। अगर t इक्वल टू 1 सेकंड से t इक्वल टू 5 सेकंड के बीच में पूछा जा रहा है तो डिफरेंस 4 सेकंड का निकल के आएगा। वो एक मेजरेबल अमाउंट है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो इतना कम है कि हम उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी बताना पड़ेगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, और जब लिमिट लग जाती है तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है डेल्टा बहुत छोटे डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको पता है कि ये जो डिफरेंस होता है ये बड़े अमाउंट का डिफरेंस होता है, और इसे d से जो डिनोट करते हैं वो छोटे अमाउंट का डिफरेंस होता है। तो इसको मैं dv/dt भी लिख सकता हूँ। जब मैंने dv/dt लिख दिया ना तो मुझे लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि d अपने आप में बता रहा है कि ये जो डिफरेंस है ये बहुत छोटा है। तो यहाँ तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को इस तरीके से एक्सप्रेस कर लो कि डिफरेंस है लेकिन वो डिफरेंस बहुत छोटा है, या फिर डेल्टा से डिनोट करते हो तब तो लिमिट लगानी जरूरी होती है, और अगर आप d से डिनोट कर रहे हो तो ये d अपने आप में ही बोल रहा है कि जो डिफरेंस है ये बहुत छोटा है। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, और ये एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी किए हुए हैं, यहाँ पे भी करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, v is equals to 3t plus 4. Find acceleration 4. पहला t equal to 0 to t equal to 2 second. Second t equal to 2 second to t equal to 4 second. तो सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है y एक्सिस पे और x एक्सिस के बीच में। y एक्सिस पे लेना है वेलोसिटी को, x एक्सिस पे टाइम को, और t की वैल्यू 0, 1, 2, 3 के लिए v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 0 पे आ जाएगा 4, 1 पे आ जाएगा 7, 2 पे आ जाएगा
10, फिफ्थ 13। अब इनको प्लॉट करोगे ग्राफ में तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इस तरीके की स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करना टेबल को, और फिर ग्राफ बनाओगे तो देखो इस तरीके की टेबल मिलेगी आपको। तो 0 पे वैल्यू है 4, 1 पे 7, 2 पे 10, 3 पे 13। तो पहला पार्ट कर लेते हैं, V एवरेज। देखो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 के बीच में पूछी जा रही है, तो V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 हो जाएगा। V2 मतलब t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी, t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी है 10, माइनस V1 मतलब t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है 4, डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, T2 वैल्यू 2, T1 की 0, तो 2 माइनस 0, तो 6/2, 3 मीटर पर सेकेंड आंसर निकल के आ गया। इसी तरीके से दूसरा पार्ट करते हैं, V एवरेज का फॉर्मूला अभी भी वही, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो V2 की वैल्यू देखो, अब t इक्वल टू 2 जो है वो फाइनल टाइम है, तो T2 का काम ये करेगा, T1 का काम ये करेगा। T2 मतलब t इक्वल टू 4 पे कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, अगर t की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 12 प्लस 4 16, तो 16 माइनस p इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी 10, 16 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, तो V एवरेज हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, 3 मीटर पर सेकेंड। तो देखो दोनों अलग अलग टाइम इंटरवल्स के लिए, t इक्वल टू 0 टू 2 के लिए और t इक्वल टू 2 टू 4 के लिए जो वेलोसिटी है, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला है एवरेज एक्सेलरेशन का। तो दोनों के लिए जो एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है, पहले भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकला और अभी भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकला। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब कोई ग्राफ, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन का वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। देखो एक्सेलरेशन अभी भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बाद में भी 3, तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि स्ट्रेट लाइन वाला जो ग्राफ होता है वीटी ग्राफ, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। और क्वेश्चन आपको मिलेंगे होमवर्क में, वो करना। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये चीजें तो रिपीट हो रही हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन हमने पहले भी पढ़ रखा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए तो सेकंड जो टर्म हो जाएगी, सेकंड टर्म पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वो है v इज इक्वल्स टू t माइनस 1 का अंडर रूट, ये दे रखा है, और हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड या t इक्वल टू 3 सेकेंड ले लो, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना है ये पूछ रहे हैं। तो टाइम के सिंगल वैल्यू के लिए एक्सेलरेशन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा डिफरेंशिएशन वाला dv by dt, तो d by dt एज इट इज पुट कर देंगे, v की जगह पे हम ये वाला एक्सप्रेशन काम में ले लेंगे अंडर रूट t माइनस 1, और अंडर रूट t माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है d by dx अंडर रूट ऑफ x का फॉर्मूला होता है 1/2 अंडर रूट x, ठीक है। तो ऊपर भी x था, अंडर रूट के अंदर भी x था और नीचे भी x है। यहाँ पे अंडर रूट के अंदर t माइनस 1 है लेकिन नीचे t माइनस 1 नहीं है, तो यहाँ तो इसको शॉर्टकट मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। अगर नहीं है तो उसको छुपा लो, छुपा लिया। अब देखो छुपाने के बाद क्या करते हैं, देखो छुपा लिया, अगर अंडर रूट में t होता तो 1/2 अंडर रूट t लिखते हैं, अंडर रूट में t माइनस 1 है तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट t माइनस 1, और फिर डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे, t माइनस 1 का। तो t माइनस 1 का डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन t का भी होगा माइनस डिफरेंशिएशन 1 का भी होगा, तो 1/2 अंडर रूट t माइनस 1 इंटू t का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, तो 1 माइनस 0 1 होता है, तो इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 को लिखो चाहे मत लिखो वही बात है। तो वैल्यू पुट कर देते टाइम की 3 माइनस 1, तो 1/2 अंडर रूट 2, ये आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सोल्व करने हैं अपने को। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू t क्यूब बाई 3 फाइंड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये पूछा जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पे x दे रखा है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन दे रखा है, और हमसे पूछा है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dv बाई dt, लेकिन v तो हमारे पास है नहीं, क्वेश्चन में v तो दिया हुआ नहीं है, तो पहले v फाइंड आउट करेंगे। तो v का फॉर्मूला क्या होता है? dx बाई dt। तो d बाई dt एज इट इज पुट कर देंगे, x की जगह लिख देंगे हम t क्यूब बाई 3। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू t 1/3 बाहर आ जाएगा, d बाई dt t क्यूब। अब x की पावर 3 होता तो डिफरेंशियल हो जाता 3x स्क्वायर, पावर आउटसाइड 1 पावर लेस, तो ये हो जाएगा 3 1/3 इंटू 3t स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, v हो जाएगा t स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो d बाई dt, v की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते t स्क्वायर, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा पावर आउटसाइड 1 पावर लेस 2t, और t इक्वल टू 2 सेकंड में पूछा जा रहा है, तो t की वैल्यू 2 सेकंड पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2, एक्सेलरेशन हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपको दिया जाता है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोगों में से किससे सोल्व हो पा रहा है। चलो अब मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है, v इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4, ये क्वेश्चन है 3x प्लस 4, और मुझसे पूछा जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो क्या आपसे ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है? सोल्व हो सकता है तो सोल्व कीजिए और देखते हैं, पहले आपका आंसर आता है, पहले मेरा आंसर आता है। अब देखो कई लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पहले तो अप्लाई करेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? a इज इक्वल्स टू dv बाय dt, ठीक है। तो d बाय dt एज इट इज पुट कर दिया, और v की वैल्यू यहां से 3x प्लस 4 पुट कर दी। अब इसका डिफरेंशिएशन कुछ लोगों के लिए तो बहुत आसान होगा कि 3x का पहले डिफरेंशिएशन कर देते हैं, फिर 4 का कर देंगे। तो देखो ये सब करने से पहले ध्यान से सुन लो, ऊपर जो वेरिएबल है वो x है, नीचे वेरिएबल x नहीं है, नीचे t है, दोनों वेरिएबल अलग अलग है, डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते क्योंकि दोनों वेरिएबल अलग अलग है। अब अगर दोनों वेरिएबल अलग है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड भी नहीं अप्लाई हो सकता है, आप करके देख लेना, क्योंकि वेरिएबल ही अलग अलग है। तो यहाँ पे हम फंस चुके हैं पूरी तरीके से, ऊपर वेरिएबल अलग है, नीचे अलग है। अब क्या करें? तो देखो इसको सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं अपन। वो फॉर्मूला देखना कैसे बनाएंगे। फॉर्मूला हो जाएगा a इज इक्वल्स टू होता है dv बाय dt, ठीक है, dv बाय dt। अब यहां पे हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो v और x के बीच में है, ठीक है। अगर ऊपर 3x प्लस 4 है, अगर नीचे भी x के रेस्पेक्ट में हो रहा होता डिफरेंशिएशन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, नीचे dv बाय dx होता तो हम इसको सोल्व कर सकते थे। तब ऊपर जो वेरिएबल है x, वो नीचे भी वही वेरिएबल है x, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, dx से मल्टीप्लाई भी करेंगे, dx से डिवाइड भी करेंगे, dx।
अब dx को ले जाएंगे इधर, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो dv बाय dx इंटू dx बाय dt ये हो जाएगा। तो dv बाय dx और dx अपॉन dt को तो आप ऑलरेडी जानते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ये। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया हमारे पास v dv बाय dx। ये एक और फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। एक तो था dv बाय dt, अगर v और t के टर्म्स में अगर क्वेश्चन में दिया हो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, तब तो हमें वो वाला फॉर्मूला dv बाय dt अप्लाई करना है। लेकिन अगर इक्वेशन v और x के टर्म्स में, तो dv बाय dt वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा, फिर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है v dv बाय dx। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a is equals to v dv by dx। तो v क्या है 3x प्लस, v को भी ऐसे ही लेने देते हैं, बार बार लिखना पड़ेगा, d बाय dx, अब v की जगह पे लिख लेते हैं 3x प्लस 4, तो a हो जाएगा v इंटू d बाय dx 3x प्लस d बाय dx 4। अब देखो ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो इसको सोल्व करना पॉसिबल हो जाएगा। 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा d बाय dx x, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, प्लस ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। तो a आ जाएगा v इंटू 3 प्लस 0 3, तो v कितना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में t इक्वल टू नहीं, क्योंकि यहाँ पे t तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है ना कहीं, तो t कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 मीटर पे पूछा है। फिर क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसे ये भी तो देखना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे t नाम की तो कोई टर्म क्वेश्चन में दी नहीं है, तो मैं t कहाँ से ले आया। तो x इक्वल टू 2 मीटर पे क्वेश्चन पूछा है, तो v की वैल्यू पुट कर देते हैं। v कितना है 3x प्लस 4, तो 3x प्लस 4 इंटू 3, v इंटू 3, तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 टू 6 प्लस 4 10 इंटू 3 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो जितने भी तरीके के पॉसिबल क्वेश्चंस थे मैंने आपको करा दिए हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड। आज की क्लास में हमने एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ा है, वही कांसेप्ट इस्तेमाल किया जो इतने दिन से हम पढ़ते आ रहे थे, डिफरेंशिएशन, और जो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एप्लीकेशंस में पढ़ा था। अब यहाँ पे वीटी ग्राफ का एक और एप्लीकेशन है इंपॉर्टेंट, वो है डिस्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, और वीटी ग्राफ के पास ये दोनों चीजें मौजूद होती है वीओटी। तो इसका मतलब एप्लीकेशन ऑफ वीटी ग्राफ का तीसरा नंबर का एप्लीकेशन हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। वीटी ग्राफ से हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वहीं से इस एप्लीकेशन नंबर 3 से ही एक जगह जाके हम अटकेंगे जहां में कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा। फिर तब हम एक नया मेथड पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, जो हमें उस मुसीबत से बाहर निकालेगा। तो इंटीग्रेशन आएगा आपका अगली क्लास में, जब हम एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ नंबर 3 पढ़ने वाले होंगे, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस, तब हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। तो जितना इंटरेस्टिंग डिफरेंशिएशन था उतना ही इंटरेस्टिंग इंटीग्रेशन भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।